राधे राधे दोस्तों। रीट मेंस की क्लासों की हम बात करें तो इसमें आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान से। और रीट मेंस में सामान्य विज्ञान में हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अम्ल, क्षार व लवण। उसमें आज हम अम्ल की बात करेंगे और ऐसे वन बाय वन हम एक एक टॉपिक लेते जाएंगे। लास्ट में जो जैसे अम्ल, क्षार, लवण पूर्ण होगा उसके बाद हम इसके एमसीक्यू की बात करेंगे। लगभग मैं एमसीक्यू में वो सारे प्रश्न करवा दूंगा जिनके आने की संभावना रीट मेंस में रहेगी। और थ्योरेटिकल पार्ट भी हम एमसीक्यू के साथ कंप्लीट करते जाएंगे। एक बार मैं थ्योरी आपको पहले पढ़ा ही दूंगा, उसके बाद एमसीक्यू में भी हम उनकी बात करते रहेंगे, जिससे आपके उसका रिपीटेशन भी होता रहेगा थ्योरी का, और वो आप पूर्ण रूप से उसको कंप्लीट कर लेंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों पार्ट को एक साथ। अब हम बात करते हैं अम्ल की। अम्ल से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। अम्ल एसिड, एसिड की हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अम्लों से हम शुरुआत करते हैं। तो अम्ल की जो बात करें हम, तो अम्ल जो रहते हैं वो स्वाद में क्या रहते हैं दोस्तों? अम्ल स्वाद में खट्टे रहते हैं। अम्लों का जो स्वाद रहता है वो क्या रहता है? खट्टा रहता है। अब हम अम्ल की बात करें तो अम्लों के अगर मैं आपके सामने उदाहरण की बात करूं तो सामान्य रूप से जीवन या घरों में जो प्रयोग किए जाते हैं उसके उदाहरणों में हम लेवे उनको। तो पहला बात है नींबू, संतरा, नींबू हुआ, संतरा हुआ, दही हुआ, इमली, नींबू, संतरा, दही, इमली, आंवला। इसके अलावा सिरके का, ये सभी क्या है? अम्ल है। क्यों? क्योंकि ये सभी अम्ल के रूप में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या रहते हैं? स्वाद में खट्टे रहते हैं। अम्ल जो रहते हैं वो क्या रहेंगे? स्वाद में खट्टे रहेंगे। अब हम बात करें अम्ल की, तो अम्ल जो रहते हैं वो नीले वनस्पति रंजकों को, अम्ल नीले वनस्पति रंजकों को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले वनस्पति रंजकों को लाल कर देते हैं। दोस्तों अम्लों की अगर हम बात करें तो अम्ल जो नीले वनस्पति रंजक है इनके साथ क्रिया करके उनका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं। उनको नीले से क्या बना देते हैं? लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। अम्लों में इस प्रकार का गुण पाया जाता है कि ये नीले वनस्पति रंजक को क्या करेंगे? लाल रंग में परिवर्तित कर देंगे। सामान्य रूप से जिन खाद्य पदार्थों का स्वाद खट्टा रहता है, सामान्य रूप से जिन खाद्य पदार्थों का स्वाद अगर खट्टा है, जिन खाद्य पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है वे अम्ल होते हैं। यह बात भी आप याद रखें कि जिन खाद्य पदार्थों का स्वाद खट्टा रहेगा वो अम्ल होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें अम्लों में, तो अम्ल जो है जलीय विलयन में नीले लिटमस पत्र को क्या करेंगे? लाल बना देंगे। नीले लिटमस पत्र का जो कलर है, अम्ल का जो जलीय विलयन है उसमें नीले लिटमस पत्र का लाल बना देंगे। अगर नीले लिटमस पत्र की हम बात करें, उसे अगर हम अम्ल के जलीय विलयन में डालेंगे तो उसका जो कलर है वह नीले से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अब एक चीज और आती है सूचक। अब अगर हम सूचक की बात करें दोस्तों, तो सूचक क्या होता है? किसी भी पदार्थ की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे जो लिटमस पत्र है एक तरह से वह सूचक का कार्य करता है, और वो क्या रहता है? प्राकृतिक सूचक रहता है। तो सूचक क्या रहेगा? किसी भी
पदार्थ की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए, याद रखें आप सूचक क्या रहता है, परीक्षण करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ। तो ये रहेगा सूचक। अब अगर हम लिटमस पत्र की बात करें तो लिटमस पत्र जो एक सूचक है, इसके हम देख लेते हैं लिटमस पत्र क्या रहता है। तो लिटमस पत्र की हम बात करें, इसके गुण धर्म क्या है और यह कहां से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र की अगर हम बात करें तो यह एक ये क्या है, प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र जो है यह एक प्राकृतिक सूचक है। कौन सा? प्राकृतिक, मतलब प्रकृति से प्राप्त होता है। यह सूचक क्या है, प्रकृति से क्या होगा, प्राप्त होगा। यह सूचक है, यह विलयन या कागज की पट्टियों के रूप में पाया जाता है। विलयन या कागज की पट्टियों के रूप में यह सूचक पाया जाता है। इसे लाइकेन, ये एक प्रकार की शैवाल है। लाइकेन एक प्रकार की क्या है, शैवाल है। लाइकेन से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो यह जो रहता है यह लाल व नीले लिटमस के रूप में पाया जाता है। लिटमस पत्र जो रहेगा ये दो तरह के कलर में रहेगा, लाल व नीले लिटमस के रूप में पाया जाता है। अब अगर हम लिटमस पत्र की बात करें तो अम्ल में यह क्या हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है। अभी इससे पूर्व में मैंने आपको बताया अम्ल जलीय विलयन में नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल बना देगा। तो इस पॉइंट को भी अपन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल बना देता है। और इसी के विपरीत अगर क्षार की बात होगी, वो हम क्षार वाली क्लास में देखेंगे, तो वो क्या करेगा, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देगा। अब हमने सूचक जो पढ़े, सूचक भी होते हैं अलग अलग प्रकार के, प्राकृतिक सूचक होते हैं और प्राकृतिक सूचक में जो लिटमस आता है। इसी प्रकार अगर सूचकों की बात करें तो सूचक कृत्रिम सूचक भी होते हैं। तो सूचक की जो हम बात करेंगे वो क्षार वाली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों के ही सूचक वहां पर हमारे सामने में एक लिस्ट आपको दूंगा, उस लिस्ट में अम्ल और क्षार दोनों के ही सूचक एक साथ आ जाएंगे और हम उसमें यह भी देख लेंगे कि कौन सा सूचक अम्ल में क्या क्रिया करता है और क्षार में क्या क्रिया करता है। यहाँ पर बस लिटमस पत्र की बात हो रही है और अम्ल में बात हो रही है, तो मेरे अम्ल नीले लिटमस को क्या बना देता है, लाल बना देता है। इसी पॉइंट को बताया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अम्लों का ही प्रयोग है। जो अम्ल जो है, अम्ल जलीय विलयन में, जल का विलयन रहता है, उसमें क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। HCl जो अम्ल है इसका प्रयोग HCl अम्ल का प्रयोग खाना पचाने में किया जाता है। यह बात आप याद रखें, खाना पचाने में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप याद रखना। नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल की हम बात करें तो नाइट्रिक अम्ल का
प्रयोग जो है सोने व चांदी के शुद्धिकरण करने में किया जाता है। शुद्धिकरण करने में किया जाता है। तो दोस्तों हम बात करें तो HCl अम्ल जो है वो शरीर में जो है हमारे खाना पचाने के काम आता है, और नाइट्रिक अम्ल जो है वो सोने और चांदी के किस में काम आएगा, शुद्धिकरण में काम आएगा। अब अगर हम बात करें कपड़ों से जंग हटाने के लिए, तो जो कपड़ों पर जंग हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। तो जो कपड़ों पे जंग लग जाती है लोहे आदि की, तो उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इन अम्लों का आपको प्रयोग याद रखना है। HCl अम्ल खाना पचाने में, नाइट्रिक अम्ल सोने व चांदी के शुद्धिकरण में, और कपड़ों पर जंग हटाने के लिए किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अम्लराज की। अम्ल राज, इसमें दो तरह की चीजें होती है, एक होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके जो साथ रहेगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ वो रहेगा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों का जो अनुपात रहता है दोस्तों वो रहेगा 3:1। किसी भी विलयन में अगर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 में है, तो वह जो विलयन रहेगा वह क्या कहलाएगा, अम्ल राज कहलाएगा। और यह जो रहेगा इनका क्या रहना चाहिए, का ताजा मिश्रण, जो मिश्रण रहना चाहिए वो ताजा रहना चाहिए, ठीक है। और यह जो रहता है अम्लराज, यह सोने और प्लेटिनम को गलाने में सहायक होता है, सोने और प्लेटिनम को गलाने में क्या रहेगा, समर्थ रहेगा या सहायक रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम अम्लराज को, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखना। अम्लराज में आपसे डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या रहता है, 3:1, 1:3, 2:1, या 1:2, इस प्रकार से 4 ऑप्शन देकर आपको पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात रहेगा वो 3:1 रहेगा। और जो मिश्रण रहता है वो क्या रहता है, ताजा मिश्रण रहता है। यह सोने और प्लेटिनम को क्या करना है, गलाने में समर्थ है। जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 अगर हम लेंगे तो वह अम्लराज बन जाएगा, और अम्लराज जो रहेगा सोने और प्लेटिनम को गलाने में क्या रहेगा, समर्थ रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड़हल के पुष्प के सूचक। अगर गुड़हल का पुष्प है, इसके सूचक की बात करें, गुड़हल के पुष्प के सूचक की, गुड़हल सूचक हमने अलग अलग तरह के पढ़े थे। मैंने आपको प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक के बारे में बोला था अभी, उसको हम क्षार वाली क्लास में एक लिस्ट के रूप में देखेंगे। अब अगर अम्ल की बात करें तो गुड़हल के पुष्प का जो सूचक है, अम्लीय विलयनों में क्या करता है, अम्लीय विलयनों में गहरा गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। गुड़हल के पुष्प का जो सूचक है अम्लीय विलयनों में गहरा गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो गुड़हल का सूचक गहरा गुलाबी रंग देगा, ये बात आप याद रखना। और एक और बात करें अगर फिनोप्थलीन की, फिनोप्थलीन भी एक तरह का सूचक है। तो यह क्या रहेगा, अम्लीय विलयन में रंगहीन रहेगा।
फिनोप्थलीन जो सूचक रहेगा अम्लीय विलयनों में क्या रहेगा, रंगहीन रहेगा। ये गुड़हल के पुष्प जो है क्षारीय विलयन में भी इसका रंग होता है। फिनोप्थलीन जो है क्षारीय विलयन में भी एक अलग प्रकार का रंग देगा। उसकी बात हम जब क्षार पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में उसमें करेंगे, और टेबल के रूप में मैं आपको वहां पर इनको समझा दूंगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो किस प्रकार के खाद्य पदार्थ में कौन सा अम्ल मिलता है उसकी एक लिस्ट में आपको भी बताता हूं। जैसे अगर हम सिरका की बात करें, सिरका या अचार, हम जो दैनिक जीवन में अचार यूज करते हैं जो बाजार से लाते हैं उसमें सिरके का प्रयोग किया जाता है। किसका, सिरके का। और सिरके में एक अम्ल पाया जाता है उसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब सिरके के बाद अगर हम बात करें संतरा, तो जो संतरा रहेगा उसमें जो अम्ल पाया जाएगा उसको बोलेंगे सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। यहां से दोस्तों सीधे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आ जाएगा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चार ऑप्शन दे देंगे, एक एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या कोई नहीं। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, चार ऑप्शन। तो आपको याद रखना संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब अगर हम बात करें इमली की, इमली में जो अम्ल मिलेगा वो रहेगा टार्टरिक अम्ल। कौन सा, टार्टरिक अम्ल। टमाटर की बात करें दोस्तों, तो टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। अब बात करें दही, दही को खट्टा दूध भी बोलते हैं। दही या वहां पर खट्टा दूध भी लिखा हुआ आ सकता है। तो दही या खट्टे दूध की बात करें तो इसमें जो अम्ल मिलेगा वो मिलेगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल। अब बात करें हम नींबू की, चूंकि संतरा भी खट्टा रहता है और नींबू भी क्या रहेगा, खट्टा रहता है, तो इसमें भी कौन सा अम्ल मिलेगा, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। सिरका हो गया, संतरा, इमली, टमाटर, दही, नींबू। नींबू के बाद अगर हम बात करें चींटी का डंक, चींटी का डंक। अगर चींटी के डंक की हम बात करें तो चींटी के डंक में मिलेगा मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। चींटी का जो डंक रहेगा दोस्तों उसमें मिलेगा मेथेनोइक अम्ल। अब बात करें बिच्छू का डंक, बिच्छू के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल ही मिलता है। देखो सिरका या अचार में एसिटिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल। जो संतरे में है वही नींबू में है क्योंकि दोनों ही स्वाद में खट्टे होते हैं एक तरह से। तो संतरा और नींबू दोनों में ही क्या है, सिट्रिक अम्ल है। इमली में टार्टरिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है। चींटी का डंक और बिच्छू का डंक दोनों में ही मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, चींटी के और बिच्छू के डंक में। अब देखो, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें सोडा वाटर में, सोडा वाटर या फिर इसको बोलते हैं एक तरह से पेय पदार्थ, सोडा वाटर या पेय पदार्थ। सोडा वाटर या पेय पदार्थ की बात करें तो इसमें कार्बोनिक अम्ल मिलेगा। कौन सा, कार्बोनिक अम्ल। अंगूर की बात करें तो अंगूर में जो मिलेगा वो मिलेगा टार्टरिक अम्ल। और सेव की अगर हम बात करें, सेब, उसमें मिलेगा मौलिक अम्ल। देखो दोस्तों, सोडा वाटर या पेय पदार्थ जो जनरली थैलों पे मिलते हैं, हम सोडा वाटर पीने जाते हैं, उनमें जो रहता है वो कार्बोनिक अम्ल रहता है। अंगूर की बात करें तो इसमें टार्टरिक अम्ल रहेगा। टार्टरिक अम्ल एक और चीज में पाया गया था, अभी इससे पहले वाली लिस्ट में मैंने आपको इमली पढ़ाई थी। देखो इमली, इमली जो है, इमली में भी क्या मिलता है, टार्टरिक अम्ल मिलता है। अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल मिलेगा। और सेब की अगर हम बात करें, एप्पल की, तो उसमें मौलिक अम्ल मिलता है। तो ये अम्लों के बारे में मैंने आपको एक लिस्ट बना दी है, कौन से खाद्य पदार्थ में कौन सा अम्ल मिलता है। जनरली यहाँ से भी प्रश्न डायरेक्ट उठ के आता है जिसमें आपको कोई खाद्य पदार्थ दे देंगे, पूछेंगे इसमें कौन सा अम्ल है, वहां पे 3-4 तरह के अम्लों के नाम दे देंगे। अब बस दो ऑप्शन में आपको पता करना रहेगा कि कौन सा अम्ल किसमें मिलता है। या फिर आपको सारणी के रूप में दे दे, एक सारणी बना दी, इधर पदार्थों के नाम लिख दिए, इधर इनमें मिलने वाले अम्लों का नाम लिख के अबसद के रूप में आपको उसको मिलाना रहेगा, किसमें क्या मिलेगा
उस प्रकार से भी आपका प्रश्न आ सकता है। तो इस चीजों को आप जरूर याद रखें। इन सबको धीरे धीरे अगर आप इनको रिपीट करते हुए पढ़ते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। अब अगर हम इसी में बात करें आगे, सोडा वाटर पेय पदार्थ और ये सब हमने कर लिए। अब हम बात करें इसी में परिभाषाओं को लेता हूं अगर मैं, तो वैज्ञानिक है आरहेनियस। आरहेनियस इन्होंने क्या कहा अम्ल के बारे में, उसको हम देखते हैं। तो आरहेनियस के अनुसार एक ऐसा आयन जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। एक ऐसा आयन नहीं, एक ऐसा विलयन, एक ऐसा विलयन जो जल में घुलकर H+ आयन देगा, वो क्या रहेगा, अम्लीय विलयन कहा जाएगा। एक और वैज्ञानिक है लुईस इलेक्ट्रिक सिद्धांत। यह भी एक सिद्धांत है जो अम्लों के गुणों के बारे में बताता है। तो ये जो वैज्ञानिक है इनके अनुसार है अम्ल क्या है, ये अम्ल वह यौगिक है, ये यूं कहते हैं अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी पाई जाती है। एक निर्जन जोड़ी क्या पाई जाती है, निर्जन मतलब एक ऐसी जोड़ी जो अकेली रहती है, निर्जन जोड़ी पाई जाती है। एक वैज्ञानिक और है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं, वो है लोरी एवं बारानस्टेट। इसको मैं सही से लिखता हूं, लोरी एवं बारानस्टेट एक वैज्ञानिक है। इन्होंने कहा अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अब अगर हम बात करें तो ये तीन वैज्ञानिक है, आरेनियस, लुईस इलेक्ट्रिक सिद्धांत, एक लुईस नाम के वैज्ञानिक है, लोरी और बारानस्टेट सिद्धांत। अब इन तीनों के सिद्धांत की तरह एक तरह से आप ये देखें जैसे शिक्षण विद्या में आपने परिभाषाएं पढ़ी थी और वहां पर आया था ये कथन किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो ऐसे ही यहाँ पर आ सकता है कि ऐसा विलयन जो जल में H+ आयन देता है, आरेनियस के अनुसार वो क्या है, अम्ल है, वह क्या रहेगा, अम्ल रहेगा। तो एक ऐसा विलयन या एक ऐसा पदार्थ, विलयन की जगह आप पदार्थ लिखे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, एक ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देगा, H+ आयन देगा, वह क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। लुईस इलेक्ट्रिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक निर्जन जोड़ी के रूप में पाया जाता है या इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी पाई जाती है। लोरिन या बारनस्टेट के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। अब ये जो लुईस इलेक्ट्रिक सिद्धांत और ये है, ये 11th-12th की बात है। ये वहां पर आपको जब किसी भी पदार्थ या इनके जो फॉर्मूले रहेंगे उसमें कक्षक की बात होगी, तो वहां पर कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आते हैं उससे संबंधित यहाँ पर बात हो रही है। बस यहाँ पर मैंने इसलिए आपको परिभाषाएं लिखा है, तो कभी आपको परिभाषाएं डायरेक्ट पूछ ले कि आरेनियस के अनुसार क्या है, लुईस इलेक्ट्रिक सिद्धांत के अनुसार क्या है, या लोरी या बार्नस्टेट के अनुसार क्या है, तो वहां पर अगर हम बार्नस्टेट के अनुसार या लोरी के अनुसार बात करेंगे तो उस परिभाषा में यहाँ पर प्रोटॉन की बात होगी, यहाँ पर प्रोटॉन की बात होगी, लुईस इलेक्ट्रिक सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन की बात होगी और आरेनियस में H+ आयन की बात होगी। ये मैंने आपको लिखा दी। नेक्स्ट हम बात करें अम्लों के उपयोग की।
अम्लों के उपयोग। अब जो अम्ल है इनका जो दैनिक जीवन में जो उपयोग किया जा रहा है उनके बारे में भी हम वन बाय वन देखते हैं। एक एक अम्लों को हम लेते जाएंगे। पहला जो अम्ल है वह है नाइट्रिक अम्ल। HNO3, यह भी आप याद रखें, HNO3। इसको सोरे का अम्ल भी कहते हैं, सोरे का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सोरे का अम्ल। अब इसकी हम बात करें तो इसका सबसे अधिक उपयोग एक तो औद्योगिक उपयोग किया जाता है। उद्योगों में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसमें, अम्लराज बनाने में। अभी हमने अम्लराज देखा था। अम्लराज के बारे में हमने पढ़ा था, वहां पर नाइट्रिक अम्ल भी उसमें आया था। तो आप याद रखें, औद्योगिक उपयोग में अम्लराज बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट जो उर्वरक है उसको बनाने में, तो अमोनियम नाइट्रेट किसमें, उर्वरक बनाने में। ये यहाँ पर सोने व चांदी के शुद्धिकरण में बात करें, इसका प्रयोग सोने व चांदी के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। सोने व चांदी के शुद्धिकरण में क्यों, क्योंकि अम्लराज का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो अम्लराज में इसका प्रयोग होगा ही सही। तो अम्लराज में अगर नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग हो रहा, तो अम्लराज अगर सोने व चांदी के शुद्धिकरण का कार्य करता है तो यह भी उसका कार्य करेगा। विस्फोट को वह आतिशबाजी के समान होंगे। एक बात आप याद रखें दोस्तों, अम्लों के जो दैनिक जीवन में उपयोग है वहां पर नाइट्रिक अम्ल का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, नाइट्रिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो आप याद रखें, इसका औद्योगिक उपयोग है अम्लराज बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक बनाने में, सोने व चांदी के शुद्धिकरण में, विस्फोटकों व आतिशबाजी के साधनों में या सामानों में इनको इसको क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। अब अम्लों के उपयोग में हम नेक्स्ट अम्ल देखते हैं जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं। एक है गंधक का अम्ल। गंधक के अम्ल की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं H2SO4, इसका फॉर्मूला है। और इसे अम्लों का राजा कहा जाता है, ये बात आप याद रखना, अम्लों का राजा। यह दूसरा है अम्लों के उपयोग में, दूसरे अम्ल की बात कर रहे हैं हम, गंधक का अम्ल H2SO4 या अम्लों का राजा। इसका पहला प्रयोग है पेट्रोल के शुद्धिकरण में। किसमें, पेट्रोल के शुद्धिकरण में। पेट्रोल का शुद्धिकरण करना रहता है तो वहां पर इसका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। दूसरी प्रयोग की बात हम करें तो रंजक उद्योग में, पेट्रोल के शुद्धिकरण में गंधक का अम्ल प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात हम करें तो रंजक उद्योग में, पेट्रोल के शुद्धिकरण में दूसरा प्रयोग किया जाएगा रंजक उद्योग में। तीसरी बात करें तो डिटर्जेंट डिटर्जेंट जो हमारे घरों पे यूज किया जाता है उसमें गंधक के अम्ल का क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। तो डिटर्जेंट में, या एक तरह से बात करें तो डिटर्जेंट उद्योग में। फिर हम बात करें तो धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में, बैटरी उद्योग में, घरों पे जो इन्वर्टर की बैटरी आती है उन बैटरियों में भी H2SO4 का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब जो रहेगा वो विद्युत लेपन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक यौगिक जो रहते हैं उनके संश्लेषण में, उद्योगों में जो यौगिक प्रयोग किए जाते हैं उनके संश्लेषण में, औद्योगिक यौगिकों के संश्लेषण में। पेट्रोल के शुद्धिकरण में इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप याद रखना। तो गंधक का अम्ल अगर H2SO4 की हम बात करें, गंधक के अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखें। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, H2SO4 या गंधक का अम्ल को। इसे पेट्रोल के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, रंजक उद्योग में, डिटर्जेंट में, धातुओं के निष्कर्षण में इसका प्रयोग किया जाएगा,
बैटरी उद्योग में किया जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाएगा और औद्योगिक यौगिकों के संश्लेषण में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम अम्ल की बात करें वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा अम्ल रहेगा वह रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं HCl। अब अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें दोस्तों तो इसे नमक का तेजाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक का तेजाब। ये बात आप याद रखें कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है इसको नमक का तेजाब भी कहा जाता है। इसके उपयोगों की हम बात करें तो पहला प्रयोग किया जाता है इसका क्लोरीन गैस बनाने में। क्लोरीन गैस बनाने में, क्लोरीन गैस है उसको बनाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का तेजाब कहते हैं, ये बात आप याद रखिए। एक्वा रेजिया बनाने में एक्वा रेजिया बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। लोहे व स्टील उद्योग में, लोहे व स्टील उद्योग में, लोहा और स्टील उद्योग में भी इसका क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाता है। टॉयलेट की सफाई में, टॉयलेट की सफाई में, टॉयलेट की सफाई में भी जो दोस्तों है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नमक के शोधन में, नमक शोधन में भी इसका क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। जो नमक की फैक्ट्रियां है वहां पर नमक का शोधन किया जाता है, वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग, वस्त्रों के उद्योग है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाएगा। गोंद तथा रंजक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो गोंद तथा रंजक और क्लोरीन गैस बनाने में और औद्योगिक स्तर पे भी हम बात करें तो क्लोरीन बनाने में इसका प्रयोग किया ही जा रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसे नमक का तेजाब भी कहते हैं, इसके प्रयोगों को आप याद रखना। क्लोरीन गैस बनाने में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, एक्वा रेजिया बनाने में, एक्वा रेजिया बनाने में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लोहा व स्टील उद्योग में, टॉयलेट की सफाई में, नमक शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नमक शोधन में किसका प्रयोग किया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। वस्त्र उद्योग में गोंद तथा रंजक बनाने में, इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें एसिटिक अम्ल। चौथा और अंतिम अम्ल एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला है या सूत्र है। एसिटिक अम्ल या CH3COOH, इसे सिरका भी कहते हैं। अचार में जो प्रयोग किया जाता है, जो हम सामान्य रूप से बाजार में जो अचार आता है उसमें सिरके का प्रयोग किया जाता है। ये सिरका, ठीक है। एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? सिरका भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग, पहला ही प्रयोग अचार बनाने में, तो बाजार में जो अचार आता है उसमें सिरके को डाला जाता है ताकि वो लंबे समय तक क्या ना हो, खराब ना हो। लंबे समय तक अचार को चलाने के लिए उसमें सिरका डाला जाता है और थोड़ा सा इसमें खट्टापन भी आपको आता है। अचार में एक अलग ही तरह की स्मेल आती है, वो सिरके की ही आती है। अचार बनाने में और दवा के रूप में, तो दवा के रूप में भी क्या किया जाता है दोस्तों? सिरके का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट के निर्माण में, एसीटेट बोलो, इसको फोटो फिल्म भी बोलते हैं। फोटो फिल्म के निर्माण में
और अंतिम हम बात करें तो सफेदा बनाने में, क्या बनाने में, सफेदा बनाने में। सफेदा बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसको सिरका भी कहेंगे। अचार बनाने में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एसिटिक अम्ल का जो अचार बनाने में प्रयोग किया जाएगा, दवा के रूप में किया जाएगा सेलुलोज एसीटेट। फोटो फिल्म बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है और सफेदा निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम बात करें अम्लों की, अब पीएच स्केल की बात करते हैं। अभी हमने देखा था अम्ल जो है जलीय विलयनों में क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। तो पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है, किसी भी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। कोई विलयन है उसमें H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। एक तरह से जो पीएच स्केल रहती है, इसका प्रयोग अम्ल और क्षार का पता करने के लिए भी किया जाता है कि जो पदार्थ है वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। अब हम देखते हैं अम्लीय क्षारीय कब होगा और उदासीन कब होगा। पीएच स्केल जो है दोस्तों 0 से लेकर 14 के बीच में चलती है। जैसे 0 से लेकर 14, अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ पर 0 है, बीच में 7 और यहाँ पर अंतिम रूप में 14 है। तो जब पीएच का मान 0 से 7 रहेगा तब विलयन या पदार्थ जो भी रहेगा वह क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा। 0 से 7 तक क्या रहेगा, अम्लीय। विलयन की बात करें तो विलयन क्या रहेगा, अम्लीय विलयन 0 से 7 तक। 7 से 14 की बात करें तो इसमें जो विलयन रहेगा वह रहेगा क्षारीय विलयन। जब पीएच की बात हो रही है, पीएच का मान 0 है, 0 या 0 से 7 के बीच में है तो अम्लीय विलयन, 7 से 14 के बीच में तो क्षारीय विलयन। और अगर पीएच बराबर 7 है, पीएच बराबर क्या है 7, तो विलयन क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। तो विलयन का को हम क्या कहेंगे, उदासीन विलयन। ठीक है। अगर हम इधर से इस साइड चलेंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। मतलब पीएच का मान जितना कम होता जाएगा अम्लीयता उतनी ही बढ़ती जाएगी। इधर से इधर चले तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। 7 से ऊपर जैसे ही पीएच का मान जाता जाएगा क्षारीय प्रकृति क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब अगर अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है इस साइड तो इधर ही आने पर क्या रहेगा, H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। H+ आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी विलयन उतना ही क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा। इधर की बात करें क्षारीय प्रकृति की तरफ तो H+ आयन की सांद्रता जितनी कम होती जाएगी उतना ही विलयन क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा। H+ आयन की सांद्रता अगर कम होती जाएगी इधर की तरफ चलेंगे तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाएगी और अम्लीय में H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर H+ आयन की सांद्रता अधिक है तो जो विलयन या पदार्थ है वो क्या है, ज्यादा अम्लीय है। विलयन में रहेगा H+ आयन, तो विलयन की बात होगी तो विलयन में अगर H+ आयन की सांद्रता अधिक है तो वह अधिक अम्लीय होगा और अगर विलयन में H+ आयन की सांद्रता बहुत कम है तो वह क्या रहेगा, क्षारीय ज्यादा रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें, इसको मैं आपको ऐसे लिख के बता देता हूं, पीएच बराबर 7 तो अम्लीय विलयन, उदासीन विलयन। पीएच अगर 7 है तो विलयन जो रहेगा वो रहेगा उदासीन, उदासीन विलयन। अगर हम पीएच की बात करें, पीएच है वो ग्रेटर देन, पहले अम्लीय की ले लेते हैं, पीएच लेस देन 7 तो बात होगी अम्लीय विलयन रहेगा। और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्षारीय विलयन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर पीएच 7 के बराबर है तो उदासीन विलयन, पीएच 7 से कम है तो अम्लीय विलयन और पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो उदासीन विलयन बोलेंगे। अब अगर अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं यह भी आप देखें, अम्लीय वर्षा।
यदि बारिश हो रही है तो वर्षा के जल की पीएच, अगर वर्षा के जल की जो पीएच है अगर वो 5.6 से कम है तो अम्लीय वर्षा होगी। कौन सी वर्षा होगी? अम्लीय वर्षा। वर्षा के जल की अगर पीएच 5.6 से क्या है? कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। अगर मुंह की पीएच की बात करें, मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाए, कितने से? 5.5 से अगर कम हो जाए तो जो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है? दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो ये बात भी आप याद रखें कि मुंह का जो पीएच है बस 5.5 से क्या नहीं होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए। अगर 5 से कम रहेगा तो दांतों में जो इनेमल रहता है उनका नुकसान होने लग जाएगा और धीरे धीरे दांतों का क्या हो जाएगा? सही प्रारंभ हो जाएगा। अब शराब पीकर जो गाड़ी चलाते हैं उनकी यह जांच करने के लिए कि उन्होंने शराब पी है या नहीं पी है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट या जो भी उपकरण वो प्रयोग करते हैं वह अम्ल क्षार के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो यह बात भी आप याद रखें। शराब पीकर चलने वाले, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों वाले ड्राइवरों की जांच के लिए प्रयुक्त पुलिस के लिए प्रयुक्त जांच के लिए प्रयुक्त श्वास विश्लेषक, जो विश्लेषकों का प्रयोग किया जाता है, अम्ल क्षार अभिक्रिया पर कार्य करते हैं। किस पर क्रिया करते हैं? अम्ल क्षार अभिक्रिया पर कार्य करते हैं। ये बात आप याद रखना। जो पुलिस द्वारा जो श्वास विश्लेषक का प्रयोग किया जाता है या मुंह में जो एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का यूज करते हैं उसका प्रयोग जो करते हैं तो उसमें जो उनको रिपोर्ट प्राप्त होती है वो अम्ल क्षार अभिक्रिया के तहत प्राप्त होती है। इसी के अनुसार उनको पता चलता है कि सामने वाले आदमी ने शराब पी है और कितनी या किस मात्रा में उसने शराब पी है। तो अम्लीय वर्षा की याद रखें, पीएच अगर 5.7 से कम है वर्षा के जल की तो वो अम्लीय वर्षा रहेगी, और अगर मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो वहां पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ये अम्ल के बारे में मैंने लगभग आपको सारी चीजें बता दी। प्रश्न लगभग इन्हीं में से बनेगा, जहां तक है चांस 99.99% चांस है इन्हीं से बनेगा। फिर भी अगर प्रश्न इधर उधर से आएगा तो मैं अभी आपको एमसीक्यू की क्लास लूंगा, उसमें कुछ ऐसे और रेट के जो स्तर उससे ऊपर तक की हम बात कर लेंगे, ताकि आपका जो प्रश्न है उसके गलत होने के चांस 0% रहे। आप प्रश्न किसी भी हालत में अगर अम्ल से संबंधित आएगा तो आप उसको उत्तर जो है वो सही उत्तर क्लिक करके आएंगे, क्योंकि हम रीट के स्तर से हल्का सा ऊपर चल के चलेंगे। एमसीक्यू में अगर मैं कोई ऐसी चीज मुझे नहीं मिलेगी जो हमें मुझे पढ़ाना जरूरी लगता है या ऐसा लगता है कि अगर ये रीट में आ गया तो अपन जो या हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए स्टूडेंट है वो इस प्रश्न को करेंगे। बाकी अगर नहीं भी पढ़े या नहीं मिला तो हम उनसे क्या एक लेवल आगे निकल जाएंगे, क्योंकि रीट जो है अब ये मेंस का पेपर है, यह प्री नहीं है कि मात्र इसको हमें 90 नंबर लाने हैं। जनरल की मैं रूप से सामान्य रूप से सभी को जनरल का मानते हुए बात करता हूँ, तो 90 नंबर लाने इस प्रकार का यहाँ पर लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर तो एक एक नंबर की कीमत रहेगी। इसलिए एक भी प्रश्न अगर हमारा गलत हो रहा है उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद तो हम दूसरों से क्या रहेंगे? पीछे हो जाएंगे। और अगर प्रश्न ज्यादा टफ आ गया और अगर हमने उसको कर लिया दूसरों से की अपेक्षा, अगर हमने उसको सही कर दिया तो हम दूसरों से एक सीढ़ी आगे निकल जाएंगे। इसलिए स्तर की बात करेंगे तो हम थोड़ा सा स्तर लेके चलेंगे, रीट के स्तर से हल्का सा ऊपर चलेंगे। अगर हम न्यूमेरिकल में उन चीजों को एमसीक्यू में लूंगा, यहाँ पर जो थ्योरी पढ़ाई है रीट के स्तर की भी पढ़ाई है और उससे थोड़ा सा ऊपर पढ़ाई है। मैंने कुछ पॉइंट ऐसे लिए हैं जिनको अगर प्रश्न आता है और नॉर्मल रूप से दूसरे एग्जामों में उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उनको भी यहाँ पर ऐड कर लिया है। एक दो टॉपिक को, जैसे पीएच स्केल है तो पीएच स्केल के बारे में नॉर्मल ये अम्ल से संबंधित है और अम्ल से संबंधित है तो पीएच स्केल का प्रश्न पूछे जाने की संभावना, अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया तो आप उसको झट से क्लिक करके आगे निकल जाएंगे। इसलिए मैंने उससे संबंधित यहाँ पर क्लास में भी उसको मैंने भी शामिल कर लिया है। और अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास वो क्षार की रहेगी और उसी क्षार की बात में हम अम्ल और क्षारों के जो
प्राकृतिक सूचक या कृत्रिम सूचक है उनकी भी तुलना कर लेंगे, कौन सा सूचक अम्ल में क्या कलर देता है और कौन सा सूचक क्षार में क्या कलर देता है या कोई कलर नहीं देता है। इस प्रकार की एक लिस्ट के रूप में मैं आपको वहां पर पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्षार वाली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।